15 मई 2008 की रात एक घर में दो जिंदगियां खत्म हो गई और 18 साल बाद भी हम नहीं जानते आखिर कातिल कौन था। इस कहानी में शोर बहुत है पर सच आज भी चुप है। नोएडा सेक्टर 25 एक नॉर्मल मिडिल क्लास अपार्टमेंट जहां रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, दोनों डेंटिस्ट डॉक्टर। बिजी डेज, लेट नाइट और उनकी 13 साल की बेटी आरुषि। उनके साथ काम करता था हेमराज, नेपाल से आया हुआ एक डोमेस्टिक हेल्प। एक नॉर्मल घर, एक नॉर्मल रात, या शायद नहीं। 15 मई 2008 उस शाम पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर करती है। उस रात राजेश तलवार अपनी बेटी को एक सोनी डिजिटल कैमरा देते हैं क्योंकि आरुषि का बर्थडे आने ही वाला था 24 मई को। आरुषि खुश होती है, कैमरे के साथ खेलती है, फोटोज लेती है। थोड़ी देर बाद पेरेंट्स अपने बेडरूम में चले जाते हैं। आरुषि अभी भी कैमरे के साथ खेल रही थी। हेमराज किचन में बर्तन धो रहा था। दिन का काम खत्म करता है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। फिर धीरे धीरे सब सो जाते हैं और फिर अगली सुबह होती है। 16 मई की सुबह रोज की तरह घर की मेड भारती गेट खटखटाती है। कोई दरवाजा नहीं खोलता। आमतौर पर इस वक्त हेमराज ही गेट खोलता था, लेकिन उस सुबह वो नहीं आता। थोड़ी देर बाद नुपुर तलवार बालकनी में आती है और गेट की चाबी भारती को देती है। तब तक राजेश तलवार भी जाग चुके होते हैं। वो नोटिस करते हैं आरुषि के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। राजेश आरुषि के कमरे में जाते हैं और जो देखते हैं आरुषि बेड पर पड़ी हुई है, उसका गला कटा हुआ और सर पर गहरी चोट है। राजेश चिल्लाते हैं। नुपुर और भारती कमरे में दौड़कर आती है। फिर पड़ोसियों को बताया जाता है, लोग जमा होने लगते हैं और आखिरकार पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और हेमराज वो अभी भी गायब था। पुलिस आती है। शुरुआती थ्योरी ये थी हेमराज ने आरुषि को मारा और फिर भाग गया। मीडिया के हेडलाइंस बन जाते हैं, सर्वेंट डिड इट। पुलिस की एक टीम हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल भेजी जाती है। उस पे 25,000 का इनाम घोषित किया जाता है। इस दौरान आरुषि के शव का पोस्टमार्टम होता है। उसी दिन आरुषि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगली सुबह 17 मई राजेश तलवार और नुपुर तलवार अपनी बेटी की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार चले जाते हैं। और इस सब के बीच क्राइम सीन को कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा गया। घर के अंदर पड़ोसी, रिश्तेदार, मीडिया, बहुत लोग आते जाते रहे। जहां सबूत होने चाहिए थे वहां पैरों के निशान थे। और जब तक इन्वेस्टिगेशन ने सही तरीके से शुरू होना चाहा, तब तक कई अहम सबूत या तो मिट चुके थे या कंटिमिनेट हो चुके थे। और फिर भी एक सवाल अभी भी बिना जवाब के था, हेमराज का क्या? आखिर हेमराज कहाँ गया? और अगला दिन यानी 17 मई को ही पुलिस घर के टेरेस का दरवाजा खोलती है। वहां मिलती है हेमराज की लाश। उसका भी गला कटा हुआ, सर पर गहरी चोट, 2 लाशें, एक ही घर, एक ही रात। और यहीं पर इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। पुलिस ने टेरेस को पहले दिन चेक नहीं किया था। अगर टेरेस उसी सुबह देखा जाता तो हेमराज की लाश भी उसी दिन मिल सकती थी। इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलता है। मीडिया नैरेटिव शिफ्ट होता है। पुलिस और मीडिया का फोकस अब सीधे पेरेंट्स पर आ जाता है। रिपोर्ट और प्राइम टाइम डिबेट्स में थ्योरी चलने लगती है। राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और आरुषि को पता चल गया था, या फिर उस रात राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। गुस्से, शर्म और कंट्रोल के नाम पर एक ही पल में सब खत्म कर दिया गया। पेरेंट्स को पॉसिबल किलर के रूप में पेश किया गया, लेकिन सच ये था मर्डर वेपन कभी मिला ही नहीं। खून के निशान पूरी कहानी नहीं बता रहे थे। क्राइम सीन पहले ही कंटिमिनेट हो चुका था और कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। और इसी खाली जगह में मीडिया ने अपनी कहानी भर दी। ऑनर किलिंग, फैमिली सेम, मिडिल क्लास मॉरलिटी, बिना फैसले के सिर्फ थ्योरीज के सहारे। टीवी डिबेट शुरू हो जाती है। आरुषि के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। पेरेंट्स को गुनहगार बना दिया जाता है। कोर्ट से पहले ही फैसला हो चुका था। पब्लिक को स्टोरी चाहिए थी और सच जो उस स्टोरी के बीच कहीं खो गया। केस सीबीआई को ट्रांसफर होता है। सीबीआई आती है। पहली टीम कहती है पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। और जो थ्योरी यूपी पुलिस ने पहले बनाई थी वही पहली टीम ने रिपोर्ट्स में प्रेजेंट की। फिर सीबीआई की दूसरी टीम आती है। वो कहती है पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। 3 डोमेस्टिक हेल्पर सस्पेक्ट किए जाते हैं, लेकिन सबूत नहीं थे। कोई चार्ज प्रूव नहीं हो पाते। और ये टीम भी आखिरकार ये नहीं पता कर पाती कि आरुषि और हेमराज की हत्या
किसने की थी। फिर साल आता है 2013। ट्रायल कोर्ट राजेश और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और ये सज़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर थी, कुछ ऐसा जो डायरेक्टली प्रूव नहीं करता था कि उन्होंने मर्डर किया हो। एविडेंस चेन इनकम्प्लीट थी और किसी भी पॉइंट पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। फिर साल 2017 आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पेरेंट को बरी कर देती है। कोर्ट का सीधा कहना था पूरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी गलतियां थी, सिर्फ शक होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई गुनहगार हो। पेरेंट्स के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि क्राइम सीन पे मिस हैंडलिंग हुई, एविडेंस कंटेमिनेशन के चांस हाई थे। सिर्फ अजम्पशंस और मीडिया क्रिएटेड थ्योरी पर ट्रायल चलाया गया और इस तरह 9 साल के स्ट्रगल के बाद भी उस रात का सच सामने नहीं आ पाया। इस केस में पेरेंट्स ने लगभग 9 साल जेल में बिताए। 13 साल के आरोसी को कभी पूरा इंसाफ नहीं मिला और एक माइग्रेट वर्कर हेमराज, उसकी मौत को भी धीरे धीरे भुला दिया गया और उनका कातिल कौन था हम आज भी नहीं जानते। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम के फेल होने की, मीडिया की भूख की और सच के खो जाने की। आरुषि और हेमराज दोनों आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।